चलिएगा हम लोग स्टार्ट करते हैं वेक्टर अलजेब्रा, है ना। देखिए इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेक्टर। अगर हम लोग के जानते हैं कि कोई भी क्वांटिटी जैसे होता है फिजिकल क्वांटिटी, जिससे हम लोग को बता सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको हम लोग अगर फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं तो वो हम लोग को कितने प्रकार के होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं हम लोग, उसको दो भागों में आप लोग को बांटा गया है। पहला है हम लोग को वेक्टर और दूसरा हम लोग को है स्केलर। पहला हम लोग को क्या है, वेक्टर है, और दूसरा हम लोग को है स्केलर। अब देखिए वेक्टर हम लोग किस में कहते हैं। वेक्टर कहने का मतलब हम लोग का है जिसमें परिमाण प्लस दिशा दोनों होता है। आप लोग जानते ही हैं, ताकि फिजिक्स पढ़े हैं, तो उसमें आप लोगों को कहा जाता है कि वेक्टर। अगर वेक्टर की बात करते हैं, यानी इसको हम लोग को हिंदी में क्या कहते हैं, सदिश। और स्केलर को हम लोग कहते हैं हिंदी में अदिश। अब हम लोग को बात है कि सदिश किसे कहेंगे और अदिश किसे कहेंगे, है ना। तो सदिश की बात करते हैं हम लोग, सदिश में दोनों चीज होते हैं। पहला है हम लोग को क्या चीज, परिमाण, और प्लस में इसमें दिशा भी होते हैं। लेकिन अदिश की बात करें हम लोग, तो अदिश में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है। अगर परिभाषा के रूप में हम लोग लिखना चाहें तो क्या कह सकते हैं, सदिश वैसी राशि है जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों हो। लेकिन अदिश राशि के बारे में बात करें हम लोग तो जानते हैं कि अदिश राशि वैसा राशि है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, परिमाण हो। अब बात होता है हम लोग को कि अगर वेक्टर राशि है या सदिश है, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम लोग वेक्टर की बात करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। मान लेते हैं एक दो बिंदु है ना, ए है, और ये क्या है, दूसरा बिंदु बी है। तो हम लोग को अगर इसको ये मिलाते हैं, है ना, इसमें तो सिर्फ ये लंबाइयाँ हैं, लेकिन अगर इसमें दिशा साथ में जोड़ दें, यानी हम लोग को इसमें दिशा बता दें कि ये इधर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ तक गए हम लोग को है, यानी इसको हम लोग कहते हैं प्रारंभिक बिंदु, ए को बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु, और हम लोग बी को बोलते हैं क्या चीज, अंतिम बिंदु। अब देखिए क्या चीज है, किसको तो सिर्फ हम लोग को ग्राफिकल लिखे हैं। अगर हम लोग को उसको लैंग्वेज अति के बारे रूप में बताना है तो क्या लिखेंगे, यानी दर्शाना है तो कहेंगे ए है, और ये क्या है, बी है, और इस पर आपको वेक्टर का चिन्ह देना होगा। इससे हम लोग को पता चलता है कि ए से स्टार्ट किए हैं और बी तक गए हैं। लेकिन इसमें अगर हम लोग को डायरेक्शन चेंज कर दें, जैसे मान लेते हैं हम लोग को क्या है, ये बी है और ये ए है, लेकिन ये हम लोग को रेखा था, है ना, और इसमें हम लोग को डायरेक्शन ही सेट कर दे तो सिर्फ इसमें चिन्ह बदल जाते हैं। यानी अगर ए बी को हम लोग को दिशा दोनों को बदल दे, सिर्फ दिशा, तो हम लोग को ये हो जाएगा -BA, जो कि पहले वाला ए बी का नेगेटिव हो जाएगा।
परिमाण दोनों को वही रहेंगे, लेकिन दोनों में क्या हो जाएंगे, सिर्फ चिन्ह बदल जाएगा। अगर हम लोग कहते हैं, ये कहता है आपको पोजीशन वेक्टर, अगर पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो कोई भी हम लोग को क्या, कोई बिंदु है मान लेते हैं, देखिएगा हम लोग को 3D प्लेन, कार्तीय तल तो हम लोग पढ़े थे, उसमें इस तरह का हम लोग का चतुर्थांश है ना, लेकिन इसमें 3D प्लेन में ऐसा नहीं होगा। हम लोग को अगर हम लोग को दिशा सेम होगा, देखिएगा दिशा अगर हम लोग को सेम होगा तो जानते हैं क्या होगा, दोनों सेम ही रहेंगे। लेकिन अगर हम लोग को दिशा चेंज कर देते हैं, मान लेते ये भी था, और जैसे मान लेते हैं किसका, अगर ये मान लेते हैं ये भी था और इसका दिशा ऐसे कर दे, सिर्फ दिशा बदल दे इधर किस तरफ, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, सिर्फ चिन्ह बदलेंगे, परिमाण वही रहेगा। क्यों, कि हम लोग ए बी फैक्टर को ही लिए हैं कि अगर ए बी फैक्टर है, ये भी है और ये भी क्या है, वही फैक्टर है दोनों, लेकिन सिर्फ क्या किया है, इसमें हम लोग को दिशा बदल दी है, और दिशा बदलने के कारण उसका चिन्ह बदल जाता है। अब हम लोग आते हैं क्या चीज, स्थिति सदिश पे, कि हम लोग को पोजीशन फैक्टर किसको कहते हैं, यानी स्थिति सदिश। देखिए हमारे पास मान लेते हैं कार्तीय तल है ना, ये हम लोग को x है और ये y है और ये है हम लोग को z, ठीक, और ये हम लोग को क्या है, ऑरिजिन है O। अगर हम लोग को किसी भी बिंदु का अगर स्थिति सदिश निकालना हो तो कोई ना कोई रेफरेंस बिंदु लेना होगा आपको। तो हम लोग माने O के रिस्पेक्ट में क्या, हम लोग को एक पोजीशन मान लेते हैं, एक बिंदु कोई है यहाँ पे P कोई हम लोग बिंदु माने हैं जिसका निर्देशांक है x, y, z, और इसको हम लोग इसका स्थिति सदिश अगर लिखना चाहे तो क्या होगा, आपको ये मान लेते हैं क्या है, यहाँ से यहाँ के मिला दिए तो हम लोग को ये बन गया OP वेक्टर। क्या बन गया, OP वेक्टर बन गया। और इसको हम लोग R से भी सूचित करते हैं, R वेक्टर से, यानी हम लोग को अगर OP वेक्टर को कहें तो क्या कहेंगे, OP वेक्टर जो है बिंदु O के सापेक्ष पोजीशन वेक्टर है। OP वेक्टर जो है बिंदु O के सापेक्ष क्या है, पोजीशन वेक्टर है, और किसका, तो P का, यानी P बिंदु का पोजीशन वेक्टर OP है, और किसके रिस्पेक्ट में है, तो बिंदु O के रिस्पेक्ट में। तो यानी हम लोग को, और इसके बराबर क्या बताया आपको, R वेक्टर भी कहते हैं। अब मान लेते हैं कोई ये पोजीशन वेक्टर जब है तो किसी न किसी x के साथ कोई एंगल बना रहा होगा, y के साथ में कोई एंगल बना रहा होगा। जैसे मान लेते यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, ये हम लोग को था, ये x हम लोग को है, ये y है और ये z है, और ये हम लोग को था पोजीशन वेक्टर, ये P था बिंदु, और ये हम लोग को क्या है, देखिएगा x के साथ में एक एंगल बनाया, जैसे ये बनाया एंगल और ये बनाया अल्फा। मान लेते हैं y के साथ भी कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, और इसके साथ में बनाया एंगल, ये पोजीशन वेक्टर है जो बनाया एंगल बीटा, क्या नाम देते हैं इसको, बीटा। और ये P जो वेक्टर है, OP वेक्टर है, जो किसके साथ में, Z के साथ में कोई एंगल बना रहा है, और जिसको नाम देते हैं हम लोग कि इसके साथ में गामा कोण बना रहा है। अब देखिएगा हम लोग अगर ये कोण बनता है तो यहाँ पे कॉस अल्फा,
कॉमा कॉस बीटा कॉमा कॉस गामा। इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। इसको क्या बोलते हैं? कॉस अल्फा को कॉस बीटा और कॉस गामा को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। और इसको हिंदी में हम लोग को बोलते हैं दिक्कुज्या। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दिक्कोजिया। और ये कॉस अल्फा कॉस बीटा बराबर क्या होता है? अगर हम लोग कॉस अल्फा की बात करें तो कॉस अल्फा बराबर होता है x/r। कॉस बीटा की बात करें तो कॉस बीटा बराबर हम लोग को होता है y/r। इसके बाद कॉस गामा की बात करें तो कॉस गामा बराबर होता है z/r। अगर हम लोग बात करें कि वेक्टर ए बी तो लिखे थे उसकी परिमाण के बारे में, कि हम लोग उसके परिमाण को कैसे सूचित करेंगे। जैसे क्या है, ए बी कोई वेक्टर है यानी इसका परिमाण। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देखिए ए बी वेक्टर का परिमाण बराबर क्या होगा? यानी ए बी वेक्टर का मोड होगा। हम लोग ए बी वेक्टर के परिमाण को कैसे सूचित करते हैं? वेक्टर ए बी का मोड। और इसको जब मोड निकाल देते हैं यानी इसका परिमाण जब निकाल देते हैं तो इस पर से वेक्टर का चिन्ह हट जाता और सिर्फ बचता ए बी, यानी सिर्फ उसका परिमाण बचता, यानी कितनी लंबाई है या कितना वजन है जो भी हो। अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, यानी सदिशों का प्रकार, सदिश के प्रकार। पहला हम लोग को है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं शून्य सदिश। शून्य सदिश। चलिए शून्य सदिश है क्या और जीरो वेक्टर हम लोग किसको बोलेंगे? यानी हम लोग को कहें कि जिसका परिमाण, यानी जिस वेक्टर का लंबाई, जिस वेक्टर का लंबाई, यानी वेक्टर की लंबाई को हम लोग कह सकते हैं शून्य हो, यानी वैसा वेक्टर जिसकी लंबाई ही कुछ नहीं हो, यानी मैग्नीट्यूड कुछ है ही नहीं, परिमाण कुछ है ही नहीं, उसको हम लोग कहते हैं शून्य सदिश। उसको क्या कहते हैं हम लोग? शून्य सदिश। अगर हम लोग उसको इंडिकेट करें तो क्या कहेंगे? वेक्टर ए। क्यों? क्योंकि हम लोग को अगर ये बिंदु है और इसका कोई लंबाई ही नहीं है तो यही हम लोग को प्रारंभिक बिंदु भी होगा और यही हम लोग को अंतिम बिंदु भी हो जाते हैं। अगर हम लोग को बिंदु बी नाम दे तो हम लोग को इसको और क्या कह सकते हैं? बी वेक्टर। यानी सिंपल सी है, इसको हम लोग लिखना चाहें तो और क्या लिख सकते हैं?
यानी वेक्टर ए का अगर परिमाण की बात करें तो हम लोग मोड से सूचित करते हैं, और इसका लंबाई यानी कितना होना चाहिए, 1। सॉरी, हम लोग को कितना, 0 ना, ताकि जब लंबाई ही नहीं होगा तो उसको क्या कहेंगे, शून्य सदिश कहेंगे। क्या आप लोग को ये शून्य वेक्टर समझ में आया? अगर शून्य वेक्टर पता लगा हुआ होगा तो कमेंट कीजिएगा। क्या आवाज आप लोगों तक पहुंच रहा है? देखिए, शून्य वेक्टर हम लोग किसको कहते हैं? शून्य वेक्टर यानी हम लोग को कोई भी है, अगर ये मान लेते ये वेक्टर है तो इसकी लंबाई तो कुछ ना कुछ है ना। ये हम लोग को यहाँ से ए से बी तक कोई वेक्टर है तो इसकी लंबाई तो यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन शून्य वेक्टर का कोई लंबाई नहीं होगा। यानी कहने का मतलब हम लोग को है, वही बिंदु अगर एक बिंदु देते हैं, अगर इस वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर तो होंगे, लेकिन इसमें परिमाण होगा ही नहीं, ताकि जब आगे बढ़ेगा ही नहीं। आपसे कहा गया कि आप पूरब की तरफ चले हैं, लेकिन आपको दूरी तय नहीं की है, सिर्फ पूरब की तरफ मुंह करके खड़ा है मान लेते हैं, तो क्या कहिएगा, उसमें परिमाण तो होगा नहीं, सिर्फ दिशा होगा कि पूरब की तरफ है या इस तरफ है। इसीलिए अब आते हैं हम लोग कि दूसरे दूसरे टाइप का, कि क्या होगा। दूसरा टाइप क्या है? अगर दूसरा बात करें हम लोग, तो दूसरा हम लोग को है यूनिट वेक्टर। दूसरा हम लोग कौन सा है? यूनिट वेक्टर। यानी यूनिट वेक्टर हम लोग किसको कहेंगे, यानी इकाई सदिश कह सकते हैं इसको हिंदी में, इकाई सदिश। अब इकाई सदिश तो हम लोग को समझ रहे हैं, लेकिन इकाई सदिश अगर हम लोग परिभाषा के रूप में कहें तो क्या कह सकते हैं, यानी जिस सदिश का, यानी वैसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, 1 हो। जैसे हम लोग इसको सूचित करेंगे तो कैसे कहेंगे, यानी मान लेते हैं ए भी कोई वेक्टर है ना, ए भी कोई वेक्टर है, और इसका परिमाण कितना होना चाहिए, 1 इकाई होना चाहिए, यानी 1 होना चाहिए। और इस प्रकार के वेक्टर को हम लोग कहेंगे इकाई सदिश, यानी वैसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो। परिमाण जब निकालिएगा आप तो उसमें क्या होना चाहिए, वन मिनट गाइज।
चलिए अब आते हैं हम लोग इकाई सदिश के बारे में। क्या आप लोग को पता लगा? चलिए बोलिएगा, इकाई सदिश क्या आप लोग समझ पाए? चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, है ना। और तीसरा हम लोग को है कोइनिशियल वेक्टर। तीसरा हम लोग कौन सा है? को इनिशियल वेक्टर। और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? अगर परिभाषा के रूप में हम लोग को बोलना चाहे तो क्या कह सकते हैं इसको आप लोग? यानी वैसा सदिश, वैसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु, जिसका प्रारंभिक, बोलिएगा क्या चीज बोल रहे थे? हिंदी को इनिशियल का। इसको बोलते हैं सह आदिम सदिश। इसका हिंदी आप लोग को है सह आदिम आदिम सदिश। चलिएगा, आप लोग हिंदी पता लग गया। यानी कोई इनिशियल कैसे किसको किसको कहेंगे? वैसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु क्या हो? एक हो। जिसका प्रारंभिक बिंदु एक हो तथा अंतिम बिंदु अलग अलग हो। अलग अलग हो। चलिए, जैसा कि हम लोग अगर देखें तो क्या पढ़ सकते हैं? जैसे देखिएगा, एक वेक्टर ले लेते हैं हम लोग, है ना, और ये बिंदु है, और एक वेक्टर इसी बिंदु से इधर जा रहा है। यानी हम लोग को बिंदु ये ए है, और ये मान लेते हैं इसका बिंदु बी है, और ये क्या है? सी है। यानी ये दोनों जो होंगे वेक्टर क्या कहलाएंगे? को इनिशियल वेक्टर। यानी इसके प्रारंभिक बिंदु तो प्रारंभिक बिंदु हम लोग को क्या है? एक है। लेकिन बात करें हम लोग को अंतिम बिंदु अलग अलग हैं। अगर हम लोग, ये हो गया हम लोग को अंतिम बिंदु, ये भी हम लोग को क्या है? अंतिम बिंदु है। इसको हम लोग क्या कहेंगे?
कोइनिशियल, यानी कोइनिशियल किसको कहेंगे? वैसा वेक्टर यानी वैसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु तो एक हो लेकिन अंतिम बिंदु अलग अलग हो। अब आते हैं हम लोग चौथे टाइप पे। क्या इसमें पता लगा आपको कोइनिशियल किसको कहेंगे? चलिए अब आते हैं हम लोग चौथे में। चौथा आपको है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स यानी इसको हिंदी में कहते हैं समान सदिश। क्या चीज नहीं पता लगा बोलिएगा? कौन सा? कोइनिशियल या यूनिट वेक्टर या शून्य वेक्टर? देखिए हम लोग बात करते हैं समान सदिश की। समान सदिश किसको कहेंगे? यानी वैसा सदिश क्या हो जिसका दिशा भी समान हो। अगर हम लोग सिर्फ बिना लैंग्वेज के रूप में लिखे तो मान लेते हैं वेक्टर ए कोई है, इसकी दिशा इस तरफ है ना, और कोई दूसरा वेक्टर है उसकी दिशा, यानी दोनों को दिशा क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। और दोनों वेक्टर का परिमाण भी समान होना चाहिए। आप लोग जानते हैं कि परिमाण अगर निकालना है किसी वेक्टर का तो उसका मोड निकालते हैं, और इसके साथ साथ तथा दोनों पैरेलल भी होना चाहिए। वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों क्या होना चाहिए? पैरेलल भी होना चाहिए। इक्वल होने के लिए 3 कंडीशन आप लोग को है। पहला, उसका दिशा समान होना चाहिए। दूसरा, उसका परिमाण समान होना चाहिए। तथा तीसरा, दोनों पैरेलल होना चाहिए। सोनू भागता नहीं, पता लगा? क्या चीज बोल रहा है? स्पष्ट बोलिए। देखिए आप लास्ट में हम लोग जो भी होंगे उसका एक बार रिवीजन कर लेंगे, है ना। यानी इक्वल सदिश हम लोग किसको कहेंगे? यानी जिसका परिमाण बराबर हो, दिशा भी समान हो तथा दोनों पैरेलल हो। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग लेना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? जैसे देखिएगा एक वेक्टर हम लोग को यहाँ पे है, यह ए और ये मान लेते हैं बी है, और इसका नाम देते हैं वेक्टर ए। और मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे दूसरा वेक्टर है जो कि दोनों की लंबाई से है, सेम है, और इसको देते हैं नाम सी है और ये डी है। इसको नाम देते हैं हम लोग वेक्टर बी। आपसे पूछा गया क्या ये दोनों वेक्टर समान है या नहीं, इक्वल वेक्टर है या नहीं है। तो पहले आपको 3 शर्त याद रखना होगा। पहला, उसकी क्या होना चाहिए? दोनों की दिशा सेम होना चाहिए। देखिएगा यहाँ पे हम लोग को दोनों की दिशा सेम है, इसका भी दिशा इस तरफ है और इसका भी दिशा इसी तरफ है। इसके बाद दूसरा कंडीशन हम लोग को था कि दोनों का मैग्नीट्यूड यानी बराबर होना चाहिए, दोनों का परिमाण बराबर होना चाहिए। तो देख रहे हैं जितनी लंबाई का ये भी है उतना ही लंबाई का वेक्टर बी भी है। अब तीसरा कंडीशन हम लोग को था कि दोनों पैरेलल भी होना चाहिए।
क्या ये दोनों पैरेलल हैं? जी हाँ, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दोनों पैरेलल भी हैं। यानी यहाँ से कह सकते हैं हम लोग कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, आपस में समान है। अब आते हैं हम लोग ऋणात्मक सदिश के बारे में कि ऋणात्मक सदिश किसको कहेंगे। यानी नेगेटिव वेक्टर्स। पैरेलल यानी कहने का मतलब हम लोग को समानांतर होना चाहिए, दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटे। हम लोग नहीं कहते हैं दो रेखा आपस में पैरेलल है, समानांतर है। अगर परपेंडिकुलर की बात करें तो परपेंडिकुलर मतलब होता है आपको लंबवत। चलिए, और कोई दिक्कत इसमें? चलिए, अब आते हम लोग नेगेटिव वेक्टर्स के बारे में। नेगेटिव वेक्टर्स किसको कहेंगे? इससे जस्ट पहले हम लोग पढ़े थे स्टार्टिंग में कि अगर किसी का दिशा क्या हो, बदल जाए। यानी हम लोग को यहां से वेक्टर ए, ये हम लोग को बी है ना, और ये हम लोग को वेक्टर ए बी है। अगर दूसरा वेक्टर इसी में हम लोग को यही वेक्टर का दिशा बदल दे, यानी हम लोग को ये बी ही रहे और ये हम लोग को यही रहे, लेकिन क्या करें, सिर्फ दिशा बदल दे, यानी दिशा अब इस तरफ कर दे। यानी पहले हम लोग को इस तरफ जा रहा था और अब हम लोग को क्या हो रहा है, दिशा उसका उल्टा है। यानी इस तरफ, ये इस तरफ जा रहा